Good evening to all health lovers. So I welcome all of you to today's very important webinar जिसके अंदर आज के आपके माइंड की नरेटिव बदलने वाली है. I am planning to change the narrative that the way you see the universe, the way you see the people around you, the way you see yourself, सब कुछ आपका माइंड सेट बदलने वाला है आज. आज का हमारा जो टॉपिक है हाउ टू किल योर पीसीओडी पीसीओएस थ्रू योगिक नेचुरोपैथी. तो इसमें हम समझेंगे आज के वेबिनार में कि पीसीओडी होता क्या है, पीसीओएस क्या होता है, पीरियड डिसऑर्डर्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं, क्या रीजन है, रूट कॉज पे ध्यान देंगे क्योंकि इसके पहले रूट पे कोई बात ही नहीं करता है. आज मैं रूट पे फोकस करूंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों होता है और इसके क्या निदान के उपाय हैं. ओके. For the new joinees, I'll give my brief introduction. I am Dr. Prem Shankar Pandey. I am looking after the naturopathic treatment as the naturopathic consultant. Along with, I am also a yoga trainer, international certified yoga trainer. I am also a dietitian and naturopath. So let's start today's session with a question that what do you know by PCOD and how it is different from PCOS? किसी को पता है ये क्या होता है PCOD? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. वेरी गुड. तो आप अपने घर में ओल्ड लोगों से, अपनी मम्मी से या फिर अपने नानी दादी से पूछेंगे तो उनको शायद ये पता भी नहीं होगा कि ये कौन सी नई बला है, क्योंकि पहले ये रोग था नहीं और अब इसकी मार्केटिंग हो रही है और इस मार्केटिंग में हम, आप और सभी भागीदार हैं और दिनों दिन इसकी मार्केटिंग बढ़ते जा रही है और हम सभी अपने माइंड सेट को चेंज करते जा रहे हैं. हमारे माइंड को इस तरह से प्रोग्राम किया जा रहा है कि हमको यही अच्छा लगता है, पीसीओडी कराना ही अच्छा लगता है. तो इसके पहले, आज के पहले आपने सुना होगा कि जो नैरेटिव्स लोग कहते हैं कि मेरा वजन बढ़ गया, मुझे पीसीओडी हो गया, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, मुझे डायबिटीज हो गया. ये जो नैरेटिव है, ये जो सेंटेंसेस है, ये सेंटेंसेस ही गलत है. आपको बोलना चाहिए मैंने पीसीओडी कर लिया, मैंने अपना वजन बढ़ा लिया, क्योंकि भगवान ने तो आपको बढ़िया एकदम बिल्कुल डिफॉल्ट स्टेट में बहुत हेल्दी भेजा था ना. तो अपने आप थोड़े हो गया, आपने कर लिया. तो आज से अपने पहले तो नैरेटिव स्टेटमेंट को चेंज करना शुरू कीजिए. ओके. यू शुड आस्क द क्वेश्चन कि मैंने ये काम कर लिया, मैंने वेट बढ़ा लिया, मैंने डायबिटीज कर लिया, मैंने ब्लड प्रेशर कर लिया, मैंने पीसीओडी कर लिया. बिकॉज फॉर एवरी डिजीज यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल. आप ही केवल जिम्मेदार हैं अपने हर एक बीमारी के लिए, कोई और नहीं. हाँ, हो सकता है कि आपके मम्मी पापा हों, योर पेरेंट्स कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिजीज, क्योंकि बहुत सारे डिजीज आपको इनहेरिटेंस में मिलते हैं. चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन. तो जिन लोगों ने ज्वाइन किया है इस सेशन को, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि यू हैव टेकन द डिसीजन टू लर्न समथिंग न्यू. और ये सबके नसीब में नहीं होता है, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे हैं. बस जितने लोग यहाँ सेशन में हैं वही अनपढ़ है. बाकी जितने सेशन में नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, उनको सब पता है. ओके. So the transcendental knowledge is only given to those people who have the eyes to read and ears to hear. तो हियर जो भी हम आज सीखने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड बात करने वाला हूँ, बस मैं आपके फोकस को, अटेंशन को एक तरफ केंद्रित करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आप सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए. हमें हमेशा अपने आंख और कान को खुला रखना चाहिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए. तो अभी 28 लोगों ने जो सेशन ज्वाइन किया है, मैंने मीटिंग को लॉक कर दिया है. अब आगे कोई इसमें ज्वाइन नहीं कर पाए. तो सबसे पहला सवाल कि आखिर मैंने ये वेबिनार आज क्यों किया. काफी दिन से मैं प्लान कर रहा था और काफी सारे पेशेंट मेरे पास आ रहे थे पीसीओडी और पीसीओएस के केस को लेकर के.
जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने पाया कि इंडिया के अंदर हर एक चौथे वुमेन को पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या है। इंडिया के अंदर 30% लोगों को ये समस्या है। 30% लोगों को पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या है। बस उन लोगों ने खुद को टेस्ट नहीं कराया है। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अपने आप को टेस्ट नहीं कराया है, इग्नोर किया हुआ है। उस इग्नोरेंस की वजह से करीब 15 से 20% लोग, ओनली 15 to 20% पीपल आर डायग्नोज्ड विथ पीसीओएस और पीसीओडी। आप देख रहे हैं ये रिसर्च का पाई चार्ट है जिसमें कि लिखा हुआ है 53% लोगों को ये पता ही नहीं है कि पीसीओडी होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके रूट कॉज क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। बहुत ही अ, सदमा देने वाला ये डेटा है। ओके, तो आप जानते हैं डिटेल में कि आखिर ये पीसीओडी किस बला का नाम है, क्या है ये, कैसे डेवलप होता है। तो पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पोली का मतलब होता है मेनी, मोर देन वन, जिसे हम पोली कहते हैं। सिस्टिक का मतलब छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। ओवेरियन जो ओवरी के अंदर होता है। सिंड्रोम ये एक बीमारी है। ठीक है। ये बीमारी क्यों होती है, तो आपके एंडोक्राइनल सिस्टम में डिस्टरबेंस की वजह से होती है। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, आपके शरीर में जितने भी ग्लैंड हैं, जैसे यहाँ पे एक थायराइड ग्लैंड आपको दिख रहा है गले में, वो एक ग्लैंड है। इस तरह से आपके शरीर में ढेर सारे ग्लैंड होते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ऊपर से लेके नीचे तक किडनी, लीवर सभी ग्लैंड के अंदर आते हैं। इन ग्लैंड में डिस्टरबेंस की वजह से आपके बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, और उस इम्बैलेंस की वजह से जो रोग होता है उसे हम पीसीओडी कहते हैं। ठीक है, बीच बीच में रुकूंगा और आपके जो भी मन में सवाल आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, क्वेरीज हैं, उनको मैं क्लियर भी करते चलूंगा। तो आपके मन में कुछ डाउट हो तो आप उसको नोट कर लीजिए, ताकि जब मैं बीच में ब्रेक लूं तो आप उसको पूछ सकें। ठीक है। तो जब जिस इंसान को पीसीओडी होता है तो सबसे पहला सिम्टम क्या आता है, उसको कैसे पता चलता है कि मुझे पीसीओडी हो गया और मुझे क्या करना चाहिए, ये बहुत ही अहम सवाल है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम उसको जब समझ आएगा वो ये है कि उसके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर होने शुरू हो जाए। तो अब ये भी समझना जरूरी है कि रेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं और इरेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं, किसको हम कहेंगे, क्या डिफिनीशन है जिसको हम मानेंगे रेगुलर और इरेगुलर। आगे चल के ये इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। आपको पता है कि ये जो राइट्स हैं ये केवल भगवान ने वुमेन को दी है कि वो हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाए। तो इस जिम्मेदारी से वो चूक जाती हैं और जहां भी रहती हैं वो सम्मान नहीं पा पाती हैं जो उनको समाज में, उनको उस घर में, उस परिवार में मिलना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस इनफर्टिलिटी। और उनको रास्ता भी नहीं मिलता है कि आगे क्या किया जाए। तो ये है डेफिनेशन। डेफिनेशन कहता है, जो मेडिकल डेफिनेशन है, कि अगर किसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल 22 दिन से लेकर के 35 दिन तक के बीच में आ रहे हैं तो उसे हम नॉर्मल साइकिल कहेंगे। 22 दिन से पहले या 35 दिन के बाद आ रहे हैं तो ये एबनॉर्मल साइकिल है। तो पहला सिम्टम, इंसान को जैसे ही पता लगता है कि 35 दिन से भी ज्यादा हो रहे हैं तो सतर्क हो जाना है और ये फाइंड करना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये एबनॉर्मलिटी मेरे साथ ही क्यों। और समस्या तब ज्यादा शुरू हो जाती है जब इस रोग के साथ लड़की की शादी कर दी जाती है। अभी फिलहाल में मेरे नजर में एक केस आया जिसमें कि लड़की की शादी कर दी गई और उसको पहले से पीसीओडी था। शादी के बाद से घर वालों जब ससुराल में गई तो लोगों ने कहा कि भाई तुमसे तो बच्चा ही नहीं होगा। तो उन लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब समाज में बदनामी हो गई। तो उसके लिए जिम्मेदार वो लोग तो थे ही थे जिन्होंने ऐसा किया, बट साथ में जिन लोगों ने शादी की, जिसने शादी की, उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी थी।
क्योंकि बीमार शरीर से अगर आपने बच्चा कर भी लिया तो बच्चा भी बीमारी पैदा हो। एक स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ बच्चा पैदा हो सकता है। तो आप बीमार बच्चा पैदा करके क्यों कलंक लेना चाहते? तो ये जरूरी है कि अगर आपको थोड़ा सा भी शक है कि जितने मैं सिम्टम्स बता रहा हूं उसमें से कुछ सिम्टम आपके मैच कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप उसको टेस्ट करा लें और टेस्ट करा के कंफर्म हो जाएं कि हाँ अगर है तो मैं इसको कैसे ठीक करूं, और नहीं है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाए कि मुझे ये बीमारी नहीं। तो थोड़ा सा हम सिस्टम समझेंगे। हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे। मैं बहुत ज्यादा मेडिकल टर्म्स नहीं यूज करने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ। आपके जेनिटल ऑर्गन से अंदर एक यूटेरस होता है। इस यूटेरस में दो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं जो कि आपके ओवरी से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में देखते हैं। ये यूटेरस होता है और यूटेरस से ये दो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब एंड राइट फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के एंड में ये ओवरी होती है, ये लेफ्ट ओवरी और ये राइट राइट ओवरी। यहाँ पे जो है सपोर्टिव मसल्स होते हैं जो उसको सपोर्ट करके रखते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये जो आपका ओवरी है इसका काम क्या है। ओवरी के अंदर कॉपस ल्यूटियम, ये क्या होता है कॉपस ल्यूटियम? ये आपका जो अंडा है, जो एग है, उसको प्रोड्यूस करने के बाद रिमेन्स जो बचते हैं उसको कहते हैं हम कॉपस ल्यूटियम। तो देखिए जो नॉर्मल ओवरी होती है ये है आपकी नॉर्मल ओवरी। नॉर्मल ओवरी के अंदर छोटे छोटे ल्यूटियम जनरेट होते हैं। नॉर्मल अगर है तो एक ही होगा या मैक्सिमम दो होगा। पूरे ओवरी के अंदर एक होगा या दो होगा, मोस्टली एक ही होता है। वो धीरे धीरे बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, बड़ा होते होते उसमें से, देखिए ये बड़ा व्यू दिखा रहा हूं मैं। हाँ ये देखिए छोटा है, फिर ये उससे बड़ा हुआ, फिर ये उससे बड़ा हुआ, फिर ये उससे बड़ा हुआ। धीरे धीरे इसका ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ होते होते ये और बड़ा हुआ, यहाँ पे इतना बड़ा हो गया कि इसमें से ओवम जो अंडा है वो अब यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, अब बाहर निकल के कहाँ जाएगा ये? तो फिलोपियन ट्यूब में जाएगा, फिलोपियन ट्यूब में जाएगा और वहां पे वेट करेगा स्पर्म के आने का। ठीक है, अब बाकी जो ये रिमेन्स बचा, अब तो अंडा इसमें से निकल गया, अब ये वाला जो पार्ट है अब इसको यूटेरस में जाके साइकिल के थ्रू, आपका जो साइकिल आएगा 28 डेज में, उससे बाहर निकलना है। तो अब ये धीरे धीरे छोटा होना शुरू होगा, डेड होना शुरू होगा, और धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकल के यूटेरस में चला जाएगा, और वहां से जब साइकिल आएगा 28 दिन में तो क्लियर होके बाहर निकल जाएगा। ये तो हो गया आपके नॉर्मल ओवरी का सिस्टम। अब जिसको पीसीओडी है उसके ओवरीज में इस तरह से कई सारे ल्यूटेनम बनने शुरू हो जाएंगे, कई सारे, 12 15 20, डिपेंड्स अपॉन कि कितनी शुरुआत कब हुई है। 1 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, जितना पुराना उतने ज्यादा ल्यूटेनम बने, और उतना ही बड़ा ओवरी होता चला जाएगा, फूल जाएगा, और फूलने की वजह से उसमें सूजन आ जाएगी, और सूजन की वजह से आपको पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेफ्ट वाले में है तो लेफ्ट साइड में दर्द शुरू होगा, राइट वाले में है तो राइट वाले में शुरू हो जाएगा। तो ये इंडिकेशन है कि आपकी ओवरी जो है वो साइज में बड़ी हो गई है, उसके अंदर ल्यूटेनम जो है बहुत ज्यादा बन गए हैं। और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें कि आप देखेंगे कि हमारा जो स्पर्म्स हैं वो कैसे ट्रेवल करते हैं। थोड़ा सा सिस्टम को समझते हैं। सर हेलो। हाँ एक मिनट, मैं थोड़ा सा वीडियो फिनिश कर लूँ उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन को टेकअप करता हूँ। तो देखिए हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाना है हमें, अपने आने वाले समय में अपने सिस्टम को सही रखते हुए, रिप्रोडक्शन सिस्टम को सही रखते हुए अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाना है। उसके लिए ओवम और स्पर्म, ओवम का मतलब एग, इन दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे जो ओवेरियन सिस्ट है इसने एक एग छोड़ा,
यहाँ पे ओवे आपकी ओवरी है। ओवरी ने क्या किया, एक एग को छोड़ा। ये एग कहाँ गया, ये आपके फेलोपियन ट्यूब में जा रहा है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये ट्रेवल कर रहा है और ट्रेवल करके यहीं पे ये इंतजार करेगा। ठीक है, ये यूटेरस में नहीं जाएगा, यहीं पे ये इंतजार करेगा। ठीक है। दूसरी तरफ से अब स्पर्म जो है वो ट्रेवल करते जाते हैं, 3.5 मिलियन स्पर्म एक साथ में रिलीज होते हैं और वो सारे के सारे एक साथ अटैक करते हैं। कुछ फेलो राइट साइड में जाते हैं, राइट फेलोपियन ट्यूब में, और कुछ लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब में ट्रेवल करते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस तरफ, किस फेलोपियन ट्यूब में ओवम है, उधर वो जाएंगे और वहां पे वो दोनों फॉर्म करेंगे जाइगोट को। दोनों का फॉर्मेशन होगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर। उसके बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन फेलोपियन ट्यूब में हो जाएगा, देखिए ये फेलोपियन ट्यूब की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे पहला जो है स्पर्म उसने एसोसिएट किया ओवम के साथ, और अब ये ट्रेवल करके यूटेरस में आ जाएगा एम्ब्रियो बनकर, और किसी भी एक वॉल पे चिपक जाएगा और वहीं पे उसका ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा होगा डॉक्टर को बताते हुए कि आपका जो जाइगोट है वो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है। तो इस तरह से हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो काम करता है। ठीक है। तो आपने देखा कि एग का ट्रेवल किस तरह से होता है। एग जो होता है वो 14th डे में LMP के 14वें दिन में वो रिलीज होता है। अगर आपका सारा सिस्टम सही काम कर रहा है तो, आपका पूरा सिस्टम सही काम कर रहा है तो ठीक 14वें दिन वो अंडा जो है वो रिलीज होता है, और उसका लाइफ जो होता है 24 आवर्स होता है, 24 घंटे उसका लाइफ होता है। वेरएज जो स्पर्म होता है उसका लाइफ 5 दिन का होता है, 72 घंटे से लेके 120 घंटे तक उसकी लाइफ होती है। मतलब अगर अगर वो पड़ा हुआ है यूटेरस में, आई मीन आपके जेनिटल ऑर्गन्स में पड़ा हुआ है, तो 5 दिनों तक वो रहेगा वहां पे, उसके बाद ही उसका डेथ होगा। उस 5 दिनों के बीच में कभी भी अगर ओवम वहां पे गया, एग वहां पे गया, तो दोनों का एसोसिएशन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल सिस्टम है, इसी सिस्टम पे हमारा शरीर काम करता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो 12 दिन से लेकर के 17 दिन का जो टाइम होता है LMP का, वो सेंसेशनल पीरियड माना जाता है, जिसमें कि 99% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, 12वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक। ठीक है, क्योंकि सिस्टम गड़बड़ होने से हो सकता है कि वो 13वें दिन एग निकल जाए, या 15वें दिन निकले, या 16वें दिन निकले। तो सेफ साइड 12 दिन से लेकर के 17 दिन तक। ठीक है, तो अभी आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि PCOD होता क्या है, सिस्ट होता क्या है, यही सिस्ट होते हैं। अब ये सिस्ट अगर डेवलप हो गया तो क्या होगा। अब इसको देखिए, यहाँ पे सिस्ट जो है वो इतने सारे डेवलप हो गए, तो ये क्या करेंगे, जो वह आपका जो फेलोपियन ट्यूब का माउथ है उस माउथ को क्लोज कर दे। ठीक है, अब आपका पीरियड्स आएगा ही नहीं। अब ये माउथ क्लोज हो गया तो जो आपके ल्यूटियम है ये कहाँ जाएंगे, इसी में भरते चले जाएंगे, 10, फिर 20, फिर 30, अगले महीने 40, 50, 60 भरते चले जाएंगे। आपका ओवरी बड़ा होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, और जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे और कई सारी तमाम तरह की समस्याएं शरीर में पैदा होनी शुरू हो जाए। शुरुआत तो सिस्ट से होगा, लेकिन इसका जो अंत है बड़ा ही दर्दनाक है। अगर आपने उसको इग्नोर करते रहे तो ये बहुत ही दर्दनाक है। अब यहां से ल्यूटियम, अगर ये रास्ता खुला है फेलोपियन ट्यूब का, तो ये चला जाएगा यूटेरस में। और यूटेरस में जो लाइनिंग्स होती हैं, लाइनिंग्स आपको पता है क्यों होती है। हर महीने आपकी यूटेरस में लाइनिंग बनती है, जिसमें यूटेरस तैयार रहता है हर एक जाइगोट को रिसीव करने के लिए। जो भी जाइगोट वहां से ट्रेवल करके आएगा उसको वो लालन पालन करने के लिए तैयार रहता है, दैट इज कॉल्ड एज लाइनिंग। अगर प्रेगनेंसी रह गई तो ठीक है, वो लाइनिंग रह जाएगी, और नहीं रही तो यूटेरस उसको कॉन्ट्रैक्ट करके, सिकोड़ करके, उस लाइनिंग को क्लियर करके बाहर निकाल देगा 28वें दिन। ओके। तो उसमें जो क्रैम्प्स आते हैं वो क्यों आते हैं, वो जो यूटेरस होता है आपका सिकुड़ता है, सिकुड़ने की वजह से वो क्रैम्प्स आते हैं, ताकि वो लाइनिंग साफ हो जाए। तो दैट इज क्वाइट नेचुरल। अगर वो सफाई नहीं हो रही है, इसका मतलब अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है।
आपके हार्मोनल डिसबैलेंस हो चुके हैं, प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, आज नहीं तो कल आपके शरीर में उसके लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीसीओएस एंड पीसीओडी? क्या ये दो अलग अलग टर्म है या एक ही टर्म है? तो ये दोनों सिनोनिमस हैं, बोथ आर सिनोनिमस। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज दोनों एक ही चीजें हैं, तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत करें, ये अलग अलग हैं, दो बोथ आर सिनोनिमस, और कोई डिफरेंस नहीं। इसकी समस्या कहाँ से शुरू होती है? तो आपके एंडोक्राइन सिस्टम से शुरू होती है, जिसमें सबसे पहला जो आपका ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये डिसफंक्शन शुरू हो जाता है। फिर ये भी बताऊंगा मैं कि ऐसा डिसफंक्शन क्यों करता है। तो आपके जो पीसीओडी है इसके अंदर तीन ग्लैंड मेनली इन्वॉल्व होते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। ये तीनों मिलके ही आपके एग को बनाते हैं। आपके एग के फॉर्मेशन में ये तीन हार्मोन्स का मेन कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे ही ये डिस्टर्ब होते हैं, पीसीओडी की समस्या शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे और क्लियरिटी मिलेगी आपको। अच्छा, कुछ चीजें जो है पीसीओडी के साथ फ्री में मिलती हैं, एक पे पांच फ्री। एक रोग लेके आओ, बदले में पांच फ्री में मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको टाइप 2 डायबिटीज शुरू हो जाएगा। पीसीओडी के पेशेंट हैं तो डायबिटीज आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, हाइपरटेंशन आपको फ्री में मिलेगा, हाई बीपी। तो अगर आपको डायबिटीज है और साथ में पीरियड की इरेगुलरिटी है तो ये सिम्टम है कि पीसीओडी की समस्या हो सकती है। अगर आपको हाई बीपी भी है और साथ में पीरियड की भी प्रॉब्लम है तो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपका फैटी लीवर हो रहा है और साथ में पीरियड्स भी रेगुलर हैं, तो भी आपको पीसीओडी की समस्या हो सकती है। कोई भी हार्ट डिजीज, ये सब फ्री हैं। और लास्ट जो स्टेज होता है एंडोमेट्रियल कैंसर, जो पेट के यूटेरस के लाइनिंग्स हैं, वो लाइनिंग बाहर नहीं साफ हो पाती है, सफाई नहीं होने की वजह से अंदर सड़ते 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 वो एक दिन कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर उसमें फाइब्रॉइड्स पैदा हो जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, और कई तरह की तमाम समस्याएं होती है, जिसके बाद डॉक्टर कहता है कि भाई अब यूटेरस को निकाल के फेंक दो, ओवरी को निकाल के फेंक दो, फेलोपियन ट्यूब को काट के फेंक दो। तो उस स्टेज तक आपने इग्नोर किया तो ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती। अब हम बात करते हैं सिम्टम की। वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हमें पीसीओडी की समस्या है? सबसे पहला, इरेगुलर पीरियड। मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि रेगुलर और इरेगुलर क्या होते हैं। ग्रोथ ऑफ अनवांटेड हेयर, दूसरा सिम्टम, ग्रोथ ऑफ अनवांटेड हेयर एट अनवांटेड प्लेस, जहां पे हेयर नहीं होनी चाहिए वहां पे हेयर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा सिम्टम माना जाता है। ये एक रोग के नाम से जाना जाता है, हर्सुटिज्म। तो जिसके भी आपको फेस में बाल दिखे तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि इस इंसान को पीसीओडी की प्रॉब्लम 99% है। जिसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है उसका ऑटोमेटिकली स्किन जो है वो ऑयली हो जाता है। ऑयली होने की वजह से उसके चेहरे पर धूल, प्रदूषण, ये सब इकट्ठा होने लगते हैं। उसके चेहरे पे पिगमेंटेशन, एक्ने, उसके गर्दन पे, उसके पीठ पर, उसके चेहरे पे ये सारे आने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक सिम्टम है पीसीओडी होने का। नॉट कि सभी को, जिसको भी एक्ने है सबको पीसीओडी, ऐसा नहीं कर सकते, बट ये एक सिम्टम है। वेट गेन, अब जो पीसीओडी वाला वेट है इसमें पेट बाहर निकल जाता है और कमर पतली हो जाती है, और फिर बटक बाहर निकल जाता है, बड़ा ही अजीबो गरीब शेप हो जाता है इसमें। अगला हेयर लॉस है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर मेंस्ट्रुअल आते हैं इरेगुलर, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन में, तो बहुत बहुत बुरी तरह से आते हैं। स्किन में डार्क सर्कल्स आने शुरू हो जाते हैं, चकते चकते शरीर में आने शुरू हो जाते हैं। इस टाइम पे प्रेगनेंसी करना बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेल्विक रीजन में पेन शुरू हो जाता है, लोअर एब्डोमिनल पेन, लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट ओवरी में प्रॉब्लम है, राइट में है तो राइट साइड में। इस तरह से एक्ने जो है आने शुरू हो जाते हैं। अगर ढेर सारे एक्ने हैं, पिगमेंटेशन है, तो आपको अलर्ट हो जाना है, रादर हाई अलर्ट हो जाना है। क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आप अपनी ही जिंदगी नहीं खराब कर रहे हैं, अपने साथ अपने परिवार की जिंदगी भी खराब कर रहे हैं, और आने वाले जनरेशन को भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म डिजीज है।
और एक ऐसा डिजीज है जिसका एलोपैथ में कोई भी इलाज नहीं है। इसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? बाल जो है बिल्कुल पतले पतले हो जाएंगे, थिनिंग ऑफ हेयर, हेयर लॉस तो होगा ही, साथ में वेट जो होगा अचानक से बढ़ेगा और उसको कम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ कितना भी प्रयास करेंगे वो वेट कम ही नहीं होगा। सारे आप तरीके अपना लेंगे, जिम कर लेंगे, खाना छोड़ देंगे, कुछ भी कर लें, वो वेट कम ही नहीं होगा। डिलेड और इरेगुलर पीरियड्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, अपने आप से घृणा, नेगेटिव बॉडी इमेज, खुद को हेट करना, सेल्फ हेट्रेड एंड इनफर्टिलिटी। तो ये सारे जो हैं सिम्टम्स हैं इस रोग के। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सीरियस प्रॉब्लम है। और इंडिया में 55% लोगों को पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम है क्या। अब देखते हैं कि क्या अलग अलग एज में या किस एज में ये प्रॉब्लम शुरू होती है और किस एज तक रहती है। तो ये प्रॉब्लम जो है 12 साल की एज से शुरू हो जाती है। ये जो आपका टाइम है प्यूबर्टी का टाइम होता है, इस टाइम से पीरियड्स आने शुरू होते हैं। तो इसी समय से पीसीओडी आनी शुरू हो जाती है। हालांकि 12 साल में अगर शुरू होता है तो पता चलेगा कम से कम 3 साल के बाद। जिस समय से पीरियड स्टार्ट हुए उससे 3 साल के बाद पता चलेगा कि अब वो बढ़ चुका है। ओवरी को उतना बड़ा होने में, ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके बाहर से, 3 साल लगते हैं। या ब्लड के अंदर गंदगी आ जाए, ब्लड के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो जाएं तो 3 साल लगते हैं। तो 15 साल में अगर टेस्ट कराया जाए तो ही पता चलेगा कि पीसीओडी है कि नहीं। आजकल ये भी जो प्यूबर्टी का एज है, बैड लाइफस्टाइल की वजह से 8 साल तक आ चुका है। 8 साल, जो पहले 12 साल हुआ करता था। अगेन अ वेरी अलार्मिंग इंडिकेशन हम सबके लिए। और ये सब क्यों हो रहा है? हमारे पुअर लाइफस्टाइल की वजह से। पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिजीज है। मैं आपको बता दूं, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है जो हम अपने लाइफ को अनडिसिप्लिन करके पैदा करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे आप नैरेटिव चेंज कर दीजिए कि मुझे पीसीओडी हो गया नहीं बोलना है, मैंने कर लिया है। और आप ही ठीक भी करेंगे। मैं बस आपको रास्ता बता रहा हूँ। ओके, तो इसका कम से कम जो एज है वो है 12 साल। डायग्नोसिस का कम से कम जो एज है वो 15 साल। और ये कब तक रहेगा? जब तक आप जिंदा रहेंगे, अगर आपने बीच में उसको ठीक नहीं किया तो। ठीक है। नेचुरोपैथी के अंदर इसका ट्रीटमेंट है। नेचुरोपैथी के अंदर 3 महीने से 6 महीने के अंदर में आप इसे रूट से, जड़ से ठीक कर सकते हैं। एलोपैथिक में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर लेंगे क्या ट्रीटमेंट है। इसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। जो एडोलसेंस होते हैं जिनका एज 12 साल से 19 साल होता है, उनके अंदर एक्ने आने शुरू हो जाते हैं। तो 12 साल में भी अगर चेहरे पे बहुत सारे मुहासे आ रहे हैं तो ये एक सिम्टम्स हैं कि जो आपका हार्मोनल डिसबैलेंस है वो हो चुका है। और हो सकता है आगे जाके पीसीओडी में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर जो लड़कियां हैं उनके 12 साल, 13 साल, 14 साल में एक्ने आ रहे हैं, पिगमेंटेशन आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ एट अनवांटेड प्लेसेस, जहाँ पे बाल नहीं होने चाहिए वहां पे उगाते हैं, और जहाँ पे होने चाहिए वहां पे झड़ जाते हैं। इरेगुलर पीरियड्स, जो मैंने डिफिनीशन बताया, 22 से 35 दिन उसमें नहीं आ रहे हैं। सडन वेट गेन, जरूरत से ज्यादा वेट बढ़ जाना। उनके इमोशनल ट्रिगर हो जाना, चिड़चिड़ा होना। टीनेजर्स अगर चिड़चिड़ा रह रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं, खुद की भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। चिड़चिड़ापन जो है वो सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आगे चल के एंग्जाइटी और डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आपने इग्नोर कर दिया इस टाइम पे एडोलसेंस एज में, इसका मतलब आप अपने बच्चे की जिंदगी खराब नहीं कर रहे हैं, शादी के बाद वो जिस घर में जाएंगे उनकी भी जिंदगी खराब कर रहे हैं। तो इसको इग्नोर करने लायक तो नहीं। अगर हम मिड ईयर्स में सिम्टम्स की बात करें तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे सिम्टम्स की बात की, वही सारे सिम्टम्स यहाँ पे हैं। बहुत ज्यादा क्रैम्प होना, इनफर्टिलिटी, वेट गेन करना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डायबिटीज, हाई बीपी या लो बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, अनवांटेड हेयर ग्रोथ, एक्ने, ये सारे सिम्टम एडल्ट के अंदर आते हैं। सिम्टम की हमने बहुत सारी बात कर ली। मेरे रिसर्च में पता चला कि अगर हम ग्लोबल पीसीओडी इंडेक्स की बात करें तो करीब 70% लोगों के अंदर
इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहचाना गया कि उनको पीसीओडी है। करीब इतने ही लोग ऐसे हैं जिनको वेट लॉस नहीं हो रहा है, वेट बहुत ज्यादा हो गया है। करीब 50% लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे पे बाल आ गए हैं। करीब 40% लोग ऐसे हैं जिनके सिस्ट हो गया है, ओवरीज में फाइब्रॉइड्स बन गए हैं। तो ये सारे जो डेटा हैं ये रिसर्च के थ्रू पाए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या तरीके हैं जिससे हम बिल्कुल कंफर्म हो जाएं कि हाँ हमें पीसीओडी है या नहीं। तो एक तो सिम्टम हमने बता दिए आपको, लेकिन सिम्टम से आप कंफर्म नहीं हो सकते हैं। आपके अंदर मन में डाउट रहेगा कि भाई ये भी प्रॉब्लम तो मुझे भी है, ये प्रॉब्लम तो मुझे भी है। तो बेहतर है कि आप मेडिकल डायग्नोसिस करा लें। उसके अंदर आपको दो तरह के चेक कराने होंगे। एक हार्मोन बैलेंस चेक, जिसके अंदर 4 हार्मोन्स का चेक होता है। ये चारों हार्मोन के नाम मैंने लिखे हुए यहाँ पे। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक कराना होगा और 4 तरह के हार्मोन को चेक कराना होगा। टेस्टोस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंटी मिलरिन हार्मोन एंड ओस्ट्रोजन। ये 4 हार्मोन को आप चेक कराएंगे। ये चारों चेक जो होते हैं आपके ब्लड से होते हैं। तो आपका ब्लड टेस्ट होगा तो उसमें पता लग जाएगा कि आपके हार्मोन डिसबैलेंस है कि नहीं है। दूसरा, आपको यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी करानी पड़ेगी। अल्ट्रासोनोग्राफी में आपको पता चलेगा कि आपका ओवरी का साइज बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं मेडिकल डायग्नोसिस करके। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप कंफर्म हो लें। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका जेनेसिस क्या है और इसका जन्म कैसे होता है। पीसीओडी का जन्म होता कैसे, कैसे शुरुआत होती है, 8 साल 9 साल के बच्चों में ये सब कैसे शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। अब इस टर्म को थोड़ा समझते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे ही हमने फैट को अपने शरीर में डाला, फैट फैट क्या होता है, आपने पिज्जा, बर्गर, मैदा का बना हुआ समोसा, मैगी, ये सब जो चीजें खाई इसमें फैट भर भर के होते हैं। फ्राइड सारी चीजें, फ्राइड पूड़ियाँ, फ्राइड भटूरे, जितने हैं सब में फैट भरा हुआ है। जैसे ही आपने अपने शरीर में फैट डाला, ये फैट जो है वो शुगर में लीवर इसको कन्वर्ट कर देता है। आपका लीवर इस फैट को शुगर में कन्वर्ट कर देता है और ये शुगर आपके ब्लड में घूमता रहता है। अब इस शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए इसको इंसुलिन चाहिए। ये अकेला नहीं जा सकता है, इसको साथ में एक कैरियर चाहिए इसको पचाने के लिए। अब कैरियर क्या होता है, तो इंसुलिन होता है। कैरियर जो है वो इंसुलिन होता है। इंसुलिन कहाँ से आता है, आपके पैनक्रियाज से आता है। इधर आपका पेट के नीचे पैनक्रियाज होता है, उस पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है। तो इंसुलिन क्या करेगा, एक बोरी चीनी को उठाएगा और ले जाके सेल में डाल देगा और सेल उसको डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, आपने फिर से फैट डाल दिया, फिर से पैनक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज किया और इंसुलिन ने शुगर को उठाया और ले जाके सेल में डाल दिया। तो ऐसा करते करते क्या होगा, ऐसा करते करते एक दिन सेल जो कहेगा कि भाई मैं तो भर चुका हूं। कितना फैट डालोगे, कितना शुगर डालोगे, कितना पचाऊं मैं। तो सेल क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, बोलेगा भाई अब नहीं, अब मुझसे ये शुगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो वो अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लेगा और वो शुगर को अंदर आने ही नहीं देगा। इसी को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। दूसरी तरफ पैनक्रियाज भी कह रहा है कि भाई मेरे पास इतनी भी इंसुलिन नहीं है कि मैं रिलीज करता रहूं करता रहूं करता रहूं और आपके शुगर को डाइजेस्ट करता रहूं। तो क्या होगा, अब शुगर को पचाने वाला कोई नहीं है, शुगर जो है वो अकेला पड़ गया। तो अब क्या होगा, वो आपके ब्लड में घूमता रहेगा और आपको डायबिटीज नाम की बीमारी, शुगर की बीमारी हो जाएगी। तो शुरुआत कहाँ से हुई, फैट ईट करने। तो पीसीओडी की सबसे बड़ा जो रीजन होता है होने का, वो है आपका ईटिंग, पुअर ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स जिसके अंदर जरूरत से ज्यादा आप फैट ले रहे हैं, जितना आपका शरीर पचा पा रहा है उससे ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो पीसीओडी और साथ में डायबिटीज दोनों भाई भाई हैं, एक साथ पैदा होती है। तो अगर आपका शुगर डायबिटीज डिटेक्ट हो चुका है और साथ में पीसीओडी है तो यही रीजन है। दूसरा रीजन देखते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी। अब स्ट्रेस अच्छा चीज है कि बुरा चीज है, कोई बता सकता है, अच्छा है या बुरा सर बुरा है। है। स्ट्रेस बहुत अच्छा चीज है।
स्ट्रेस बहुत ही अच्छा चीज है। अगर स्ट्रेस नहीं है तो हम सुबह में उठेंगे ही नहीं, 24 घंटे सोते ही रहें। सर वो तो यूज स्ट्रेस होता है ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि स्ट्रेस अच्छा चीज है, ओवर स्ट्रेस खराब चीज है। इसलिए कभी आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा, स्ट्रेस रिमूवल। स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाया जाता है, स्ट्रेस रिमूवल कभी नहीं सिखाया जाता। स्ट्रेस को हटा दो, नहीं, हटाना नहीं है। हट जाएगा तो फिर तो जिंदगी तबाह खत्म हो जाएगी जिंदगी। स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है वो सीखना है। अब जिसको ये मैनेजमेंट नहीं आती है उसके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसके हार्मोनल डिसबैलेंस शुरू हो जाता है। तो एक स्किल है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना। अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो उनको मेडिटेशन सिखाया जाता है कि भाई आप मेडिटेशन से मैनेज करो। मेडिटेशन साधना इज द बेस्ट प्रैक्टिस, जिससे कि आप अपने स्ट्रेस, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, उसको मैनेज कर सकते हैं। वन मोर डेंजर थिंग दैट इज ईटिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स। एक्सेसिव यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स भी एक रीजन होती है पीसीओडी के होने का। तो देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ऐसा करते हैं। तो गोलियां पे गोलियां, गोलियां पे गोलियां खाए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो बॉडी के हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि कब रिलीज होना है हमें, क्योंकि आपने दवाइयां खा के उनको डिस्टर्ब कर दिया। तो जो उनका रूटीन प्रोसेस है, रूटीन के हिसाब से जो रिलीज हो रहे थे वो नहीं होंगे। उनको पता ही नहीं है कि कब रिलीज होना है, तो अपना काम करना बंद कर दें, आपके ग्लैंड डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपके पीसीओडी का। अगला है जेनेटिक, ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आपके माता पिता से आपको आया, आपसे आपके बच्चों को जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ट्रांसफर। तो आपको पीसीओडी है तो हो सकता है आपके पिछले जनरेशन से डीएनए के थ्रू भी ये आया हो, बट इसको ब्रेक किया जा सकता है। इस सीक्वेंस को ब्रेक किया जा सकता है। आप स्टेप लें कि हाँ, मुझे अपने आगे वाले जनरेशन को ये नहीं ट्रांसफर करना है, मैं अपने में ही रोक दूं, तो इसको रोका जा सकता है। इट इज पॉसिबल इन योगिक लाइफस्टाइल एंड नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट। एंड्रोजन ओवर प्रोडक्शन, आपको पता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फीमेल हार्मोन है और एंड्रोजन जो है वो मेल हार्मोन्स होते हैं। तो जब एंड्रोजन बढ़ना शुरू हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन कम होना शुरू हो जाता है, फीमेल हार्मोन कम हो जाते हैं, मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से भी पीसीओडी की समस्या होती है। बट रूट कॉज जो है दैट इज योर फैट। लाइफस्टाइल फैक्टर, जो कि आजकल सबसे बड़ा रीजन है आपके पीसीओडी होने, बगल में चिप्स और केक और बहुत सारी फ्राइड चीजें, और ऊपर से चेयर लाइफस्टाइल। चेयर लाइफस्टाइल, घर में बैठे हैं तो चेयर पे, ऑफिस में बैठे हैं तो चेयर पे, कार में बैठे हैं तो चेयर पे। मतलब मोबिलिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। सारी काम में मशीनें कर रही हैं, पोछा लगाना से लेकर के, झाड़ू लगाना से लेकर के, कपड़े धोने से लेकर के, बर्तन धोने तक का सारा काम मशीनें कर रही हैं, या तो नौकर चाकर कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो हायर क्लास वुमेन है उनके अंदर ये बहुत सारी समस्याएं डेवलप हो गई हैं। जो पुअर क्लास की हैं, जो बहुत सारा काम करती हैं, उनके अंदर पीसीओडी की समस्या कम है। तो ये लाइफस्टाइल फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है पीसीओडी के डेवलप होने। इसका मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हैं, सुबह से उठने से लेकर के रात तक सोने से, आप चेयर से आपका बहुत अच्छा नाता हो गया है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जानना है कि आखिर हम इसको ट्रीट कैसे करें। तो इसको ट्रीट करने के चार तरीके हैं। डाइट एंड न्यूट्रिशन, इसका मतलब आप अपने फैट के सप्लाई को बंद कर दें। दूसरा, आप योग करना शुरू करेंगे, जिससे आपका हार्मोनल डिसबैलेंस बैलेंस होना शुरू होगा। एक तो आपने कट कर दिया, दूसरा जो डिस्टर्ब है उसको बैलेंस करना शुरू किया। अगर स्ट्रेस और एंग्जाइटी साथ में है तो मेडिटेशन करना शुरू किया, और अपने स्ट्रेस को मैनेज करना शुरू किया। सो इट्स अ 4 वे ट्रीटमेंट। चारों एक साथ करेंगे तो इसका 3 से 6 महीने के अंदर परमानेंट इलाज हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको सारी फ्राइड चीजें, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, शुगर, केक, डेजर्ट, सोडा, फैटी फूड्स लाइक पोर्क, बीफ, फ्राइड फूड्स, चिकन, फिश, जितने सारे हैं, रिफाइंड मैदा, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक, जितने तरह के हैं, ये सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी पहले, क्योंकि यही सारी चीजें आपके फैट को क्रिएट करती हैं, ल्यूटिनम को क्रिएट करती हैं।
दूसरा, आपको जो सोडियम है, जो आपका नमक है, सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट, वो बंद करना पड़ेगा। व्हाइट सॉल्ट को बंद करके आपको पिंक सॉल्ट शुरू करना पड़ेगा, जिसमें कि सोडियम की मात्रा बहुत ही कम होती है। उसके बाद जो भी आप एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं, जैसे कि मिल्क ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, छाछ ले रहे हैं, बटर ले रहे हैं, चीज ले रहे हैं, वो सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके ट्रीटमेंट यहीं से शुरू हो जाएगा। और आप सर्च करके देख लें कि ये स्टेटमेंट मेरा जो मैंने यहाँ लिखा है सही है कि गलत है। पीसीओडी कैन नॉट बी ट्रीटेड विद मॉडर्न मेडिसिन, इधर एलोपैथी और होम्योपैथी। इसका एक ही इलाज है, दैट इज शुद्धि एंड शक्ति। अब इसके दोनों के ऊपर बात करेंगे। शुद्धि का मतलब होता है प्योर करना, अपने शरीर को साफ करना, जो जो गंदगी भर गई है उसको साफ करना, और जितनी बची खुची शक्ति है उससे अपने पावर को बिल्ड करना। एक एग्जांपल लेते हैं स्कूटर का। अब देखिए, करीब 10 साल 15 साल पहले जो स्कूटर था उसका तेल खत्म हो जाता था तो लोगों को खींच करके लेके जाना पड़ता था पेट्रोल पंप पर। फिर किसी ने बताया कि नहीं, उसको अगर टेढ़ा कर दो तो स्टार्ट हो जाता है। तो बचा खुचा जितना तेल रहता था उसको ऐसे टेढ़ा करते थे और फिर किक मारते थे, वो स्टार्ट हो जाता, उसको शक्ति मिल जाती थी, पावर मिल जाती, और फिर उसको चला के लेके जाती। तो इसी तरह से बॉडी के अंदर जितनी बची खुची शक्ति है उसको योग की क्रिया से डेवलप करेंगे और बॉडी को स्ट्रांग करेंगे, ताकि बॉडी फाइट करने के लिए तैयार हो जाए। जितने भी बाहर के ताकत हैं, गंदी ताकतें हैं, उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये यौगिक थेरेपी क्या है और क्या हर कोई इस यौगिक थेरेपी को करके अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है? तो इसका जवाब है नो। हर किसी के बस की बात नहीं है ये। तो आप जितने लोग यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आपके की बात है कि नहीं है, लेकिन सबके बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप नौ दुर्गा की जिंदगी जी रही हैं, हर हाथ में, ये वैसे एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है सारे फीमेल की, ढेर सारे काम, मल्टीपल काम एक साथ कर सकती हैं। लेकिन सारे हाथ अगर भरे हुए हैं और आप करें कि हमारी तो जिंदगी में फुर्सत ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलता है, कैसे करें? इसका मतलब आप इसको ठीक नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि इसी रोग के साथ आप जिंदगी जिए और जिंदगी को काटें। आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि कुछ नया करने के लिए एक हाथ को तो खाली करना पड़ेगा, तभी उस हाथ में आप कुछ नया पकड़ पाए। दूसरा, बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं है। कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद आपको योग करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वॉकिंग करना पड़ेगा, साइकिलिंग करना पड़ेगा। कौन करेगा? तैयार ही नहीं है। तो ठीक है, उसके लिए ये यौगिक थेरेपी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके माइंड में इतने डिस्टरबेंस भरे पड़े हैं कि वो खुद के डॉक्टर हैं, उनको सब पता है कि हमें क्या करना है, और उसी नॉलेज के साथ वो इस दुनिया से चले भी जाते हैं, उसी बीमारी और उसी नॉलेज के साथ। तो उनके अंदर कंसंट्रेशन पावर की कमी है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अलर्ट किया जा रहा है फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो उनके लिए ये यौगिक लाइफस्टाइल और ये यौगिक क्रियाएं नहीं। तो व्हाट इज दिस यौगिक थेरेपी? यौगिक थेरेपी के अंदर योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, डाइट और कम्युनिटी सपोर्ट, ये सारी चीजें मिलकर के यौगिक लाइफस्टाइल बनती है। योगासन आपको डेली कम से कम 40 मिनट करना चाहिए, प्राणायाम कम से कम 10 मिनट करना चाहिए, मेडिटेशन कम से कम 10 मिनट करना चाहिए, और आपको कस्टमाइज यौगिक डाइट लेना चाहिए। अब ये जो यौगिक डाइट है ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, क्योंकि आपके जूते की साइज भी सेम नहीं है, आप जो कपड़े पहनते हैं वो भी सेम नहीं है, तो डाइट भी सेम नहीं होगा। किसी का पीसीओडी 1 साल पुराना, किसी का 10 साल पुराना, किसी का 20 साल पुराना, किसी का 1 महीना पुराना, तो डाइट भी सबका अलग अलग होगा। दूसरा, इसके अंदर षटकर्म क्रिया के द्वारा भी इसे फास्ट रिकवरी किया जा सकता है, जिसमें कि एनीमा या संजीवनी क्रिया, 3 लेयर्स ऑफ हीमी क्रिया, ये सारे षटकर्म हैं जिनकी वजह से हम इस प्रोसेस को फास्ट रिकवर कर सकते हैं। 90 दिनों में इस पीसीओडी को ट्रीट करके जड़ से खत्म किया जा सकता है, बट अगर करने वाला चाहे तो। विल पावर नहीं है तो इसको नहीं ठीक किया जा सकता, पूरी जिंदगी ठीक नहीं किया जा सकता। ट्रीटमेंट के लिए सबसे जरूरी होता है चीजों को एक्सेप्ट करना कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मुझे चेक कराना, कंफर्म कराना कि हाँ प्रॉब्लम इज स्टिल देयर,
लोग प्रॉब्लम को ढूंढना ही नहीं चाहते। गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना एक भय है, टेरर है। जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बता ही देगी, कुछ ना कुछ ऐसा बताएगी कि दिमाग फट जाएगा। इससे बेहतर जाओ ही नहीं, आंखें बंद कर दो। तो आंखें बंद करने से प्रॉब्लम तो नहीं खत्म होगा, प्रॉब्लम तो और बढ़ता चला जाएगा। तो मैं जो रास्ता बता रहा हूं, आप अपने प्रॉब्लम को पहले फाइंड करो कि हाँ प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे रास्ता बता रहा हूँ। कौन कौन से आसन आपको करने हैं, तो ये सारे आसनों के नाम हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप खुद से भी कर सकते हैं, चाहे आप मेरे साथ आके सुबह का सेशन ज्वाइन करके भी कर सकते हैं। इन आसनों को करके आप अपने बिगड़े हुए हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। आप अपने बढ़े हुए वजन को घटा सकते हैं, अनवांटेड बाल को क्लियर कर सकते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, बाल झड़ने की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा एक लोटस मेडिटेशन, पद्म साधना क्रिया होती है योग के अंदर, जिसको यूज किया जाता है आपके प्रॉब्लम को, पीसीओडी को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, इसको आप रिसर्च करेंगे तो आप खुद से भी कहीं ना कहीं से आप गूगल से निकाल करके इससे कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप एक्सपर्ट के अंदर में, किसी भी योगा ट्रेनर के अंदर में, जिसको थोड़ी डाइट की भी जानकारी हो, जिसको थोड़ी नेचुरोपैथी की भी जानकारी हो, उसके साथ मिलके आप इसको कर सकते हैं। अगर आपने इसको इग्नोर किया तो क्या होगा? अगर मैंने आपको बताया और आपको लग रहा है कि चलो देख लेंगे, कभी टेस्ट करा लेंगे, तो क्या होगा कि आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, आपको एक्ने की प्रॉब्लम बनी रहेगी, पेट दर्द की समस्या बनी रहेगी, कैंसर होने के चांसेस भी बन सकते हैं। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है या फिर शादी हो गई है और बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा। आईवीएफ क्या होता है? परख नली में बच्चे को जन्म देना। ये मैंने जस्ट एक रिसर्च किया, आईवीएफ कॉस्ट क्या होता है, तो करीब 2 से 3 लाख रुपए के आसपास ये खर्च आता है। तो आप खुद आपको डिसाइड करना है, क्योंकि विलिंगनेस टू लर्न इज ए चॉइस। रिपीट अगेन, विलिंगनेस टू लर्न इज ए चॉइस। आपका चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को किस तरह से आगे डायरेक्ट करना चाहते हैं। आप खुद ही डायरेक्टर हैं अपने लाइफ के। सो फाइनली आई विल conclude my topic by saying that over 600 million women are silently suffering from this menstrual disorder। और बहुत ही सीरियस इशू है ये। और ऐसा माना गया है कि करीब 2029 आते आते 100 मिलियन ये संख्या पहुंचने वाली है, बिकॉज इसकी मार्केटिंग की जा रही है। इसकी मार्केटिंग करके इसको बढ़ाया जा रहा है, और बहुत सारी कंपनियां मार्केट में उतर चुकी हैं आपको फैट खिलाने के लिए, आपको जंक फूड खिलाने के लिए। तो ऑब्वियसली ये बढ़ने ही वाला है, कम होने वाला नहीं है। अगर आप हमारे मॉर्निंग सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप सुबह 5 बजे या सुबह 6 बजे के सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, बट इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। देयर इज नो एडवर्टाइजमेंट, नो कोर्स इज सोल्ड हियर इन दिस प्रोग्राम। इट इज जस्ट एन ऑप्शन, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। चलिए, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड गेटिंग द इन्फॉर्मेशन। Thank you so much, Thank you, sir. sir. Very Thank you, sir. knowledgeable session. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Good night, sir.